आज 16 ओके। तो आज का टॉपिक होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन का एक बहुत यूजफुल टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि जब आप 11th में आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक्स करेंगे, चैप्टर्स करेंगे, 12th तक ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज आता है ना। तो इसमें हम करते क्या है, हम किन्हीं दो है ना एनी टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं हमें अच्छे से पता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो, डायरेक्शन भी हो मैग्नीट्यूड भी हो, तो वेक्टर्स का एडिशन करते हैं। और स्केलर्स का एडिशन तो आप जैसे 6th 7th 8th क्लास में एडिशन कर ही रहे हैं ना। स्केलर्स क्वांटिटी, स्केलर्स को सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, जबकि वेक्टर्स को आप सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते। जैसे आपसे कह दें F इक्वल टू फोर्स F1 इक्वल टू है 50 आई कैप और बाहर लिख दिया न्यूटन, और एक फोर्स F2 इक्वल टू है 25 जे कैप न्यूटन। फिर आपसे पूछे F1 प्लस F2 कितना होगा, 75, रॉन्ग आंसर है। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर 75 नहीं होगा। रीजन, यहाँ आई कैप ये फोर्स x डायरेक्शन में है, यहाँ जे कैप ये फोर्स y डायरेक्शन में है ना। अगर यहाँ पर भी क्या होता आई कैप, तब आपको मैं कहता हाँ सीधा सीधा सम कर दो, सेम डायरेक्शन में है इसकी। अगर यहाँ पर माइनस आई कैप हो, माइनस आई कैप, तो सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो वेक्टर्स में सम करने के लिए कुछ लॉज हैं, उसमें एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और तीसरा आएगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है जो सामने दिख रहा है ना। अब इसको समझते हैं कैसे। आपको याद है वेक्टर्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ अल्फाबेट से, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो इसको समझने के लिए भी हम ऐसा ही करेंगे। लेट वी हैव टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सपोज वी हैव अ वेक्टर, वेक्टर ए। आपको याद है इसे कहते हैं टेल ऑफ द वेक्टर, इस पॉइंट को कहते हैं हेड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, तो ये है हेड और ये है टेल वेक्टर का। वेक्टर की लेंथ किसको रिप्रेजेंट करती है, किसी भी वेक्टर की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और ये पॉइंटर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वी हैव अ वेक्टर, ठीक है। वी हैव वन मोर वेक्टर, वेक्टर बी। दो वेक्टर दिखाई दे रहे हैं है ना, इनके मैग्नीट्यूड, इनकी डायरेक्शन सब कुछ आपको दिखाई दे रही है। टू फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर, इनका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज लेना होगा। अब वो कैसे, तो उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले आप किसी एक वेक्टर को वापस बनाएं मतलब विदाउट चेंज इन इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना चेंज किए मैंने यहाँ दिखा दिया है ना। राइट साइड में ये भी है, राइट साइड में वो भी है। अब जो नेक्स्ट वेक्टर है सेकंड वेक्टर, उस सेकंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से कोइंसाइड करना है और यहाँ पर दिखाना है। और दिखाना कैसे है, वेक्टर का ना तो मैग्नीट्यूड चेंज करना है ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। मतलब क्या करना है, पैरेलल शिफ्टिंग। इस वेक्टर को आपको एज इट इज यहाँ शिफ्ट करना है, और कैसे शिफ्ट करना है बता दिया आपको। फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर की टेल कोइंसाइड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इस बी वेक्टर को आपको यहाँ पर इस तरह से पैरेलल शिफ्ट करना है। तो जब आप पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो ये कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएगी, दिस इज बी वेक्टर विदाउट चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पैरेलल शिफ्टिंग जब आप कर देते हैं तो आपको ये एक ऑर्डर मिल जाता है, फर्स्ट वेक्टर देन सेकंड वेक्टर। ऑर्डर समझ रहे हैं ना, टेल टू हेड देन टेल टू हेड, हो गया ऑर्डर। अब ट्राइंगल को पैक करने वाली जो थर्ड साइड होगी, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तो 2 साइड्स को तो ये 2 वेक्टर्स बना दिया है ना। अब थर्ड साइड ये मैंने बना दी ट्राइंगल की थर्ड साइड। तो जो थर्ड साइड है जो इस ट्राइंगल को क्लोज कर रही है, दी थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर। क्या कह रहा हूं, थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर।
represents their resultant vector, represents their resultant vector. अब और ध्यान दें, this is the direction of first vector, this is the direction of second vector. इन दोनों एरोस को आप देखें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेकंड, इनके बीच में कुछ एंगल है थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर. जब ये एंगल ज्यादा होता है तब रिजल्टेंट स्मॉल हो जाता है, जब ये एंगल कम होता है तो ये रिजल्टेंट ज्यादा हो जाता है. डायग्राम से बात को समझेंगे. लेट फर्स्ट वेक्टर, लेट सेकंड वेक्टर. देखो मैंने एंगल ज्यादा कर दिया, देख रहे हैं आप, है ना, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर. मैंने एंगल क्या कर दिया, थोड़ा ज्यादा कर दिया. एंगल ज्यादा कर दिया तो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली स्मॉल होता जाएगा, स्मॉल होगा ही, और ज्यादा करते हैं. लेट दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और इनके बीच का एंगल मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया. अब आप रिजल्टेंट को देखेंगे, पहले से और छोटा हो जाएगा ना, और बढ़ाते जाओ छोटा हो जाएगा. अब कम करेंगे तो क्या होगा, देखिए, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. मैंने एंगल को अब थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश की, आप देख पा रहे होंगे, और रिजल्टेंट देखो कितना हो गया, मतलब रिजल्टेंट बढ़ रहा है, तो रिजल्टेंट इंक्रीज हो रहा है. तो वेक्टर एडिशन में एंगल का इंपॉर्टेंस होता है. कौन सा एंगल, द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ दी टू वेक्टर्स, है ना, दी टू वेक्टर्स whom we want to add, जिनको आप ऐड करना चाहते हैं वेक्टर फॉर्म में ही. तो ये जो एरो है ना, ये एरो, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है, और ये लेंथ रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है. तो थोड़ा सा तो आइडिया मैंने आपको दे दिया. अगर एग्जाम में आता है तो आप ट्राइंगल लॉ लिखते कैसे हैं, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, यही देख लें आप. व्हेन magnitude and direction of two vectors, when magnitude and direction of two vectors represented by two sides of a triangle in a order, represented by two sides of a triangle in a order, then the third side in opposite order represents their resultant vector. फुल स्टॉप. तो बिल्कुल लॉफुल चलते हैं हम, क्या कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो भी एक ऑर्डर में, बताया था टेल टू हेड. देन बी के लिए भी क्या है, टेल टू हेड. देन द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स देयर रिजल्टेंट वेक्टर बट इन ऑपोजिट ऑर्डर. तो यहाँ पर ऑर्डर कब होता, अभी तो ऑपोजिट ऑर्डर है. अगर यहाँ पर एरो यहाँ नहीं होता, ये टेल होता और इधर हेड होता, ऑर्डर हो जाता ना, साइकिल कंप्लीट, टेल टू हेड और ये टेल टू हेड. बट रूल के अकॉर्डिंग ऑपोजिट ऑर्डर. ठीक है, यस. मैं नहीं समझा. मैग्नीट्यूड वेक्टर्स में तो दोनों होता है ना, तो वो लॉ आधा सही हो जाता, आधा गलत, है ना, डायरेक्शन आधा गलत, आधा क्या, हम तो 1% भी गलत तो गलत ही होता है. इसलिए यही लॉ है, जो 100% सही होता है वही लॉ होता है ना. तो स्टेटमेंट आपको लर्न करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स represented by two sides of a triangle in a order, then the third side of the triangle in opposite order represents their resultant vector, है ना, ऑपोजिट ऑर्डर. तो एंगल का खेल समझ में आया कुछ. एंगल कम होगा रिजल्टेंट ज्यादा होता जाएगा मैग्नीट्यूड में, एंगल ज्यादा होगा रिजल्टेंट कम होता जाएगा मैग्नीट्यूड में. डायरेक्शन भी कुछ आप देख लो, है ना, इस तरह से. तो अब आपको एक डेरिवेशन बताते हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है. इस पर आईएमपी क्यों लगाया है आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा. देखिए, तो लेट फर्स्ट वेक्टर
लेट सेकंड वेक्टर बी वेक्टर, और ऑर्डर में है ये ए वेक्टर बी वेक्टर, दिस इज द क्लोजिंग साइड और रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, और इस डायरेक्शन पर बी वेक्टर के हेड से नॉर्मल ड्रॉ किया 90 डिग्री। थीटा एंगल किसके बीच का एंगल है, थोड़ा बोल दो। हाँ, यहाँ क्या लिखें, एम एन, चलिए नॉर्मल के लिए एन लगा देते। हाँ, तो थीटा इज व्हाट, बना सकते हैं आप ऐसे कह रहे हो कि बी वेक्टर तो इधर भी तो बना सकते हैं ना, लेकिन रूल ब्रेक हो गया ना, हम कहते हैं ना ऑपोजिट ऑर्डर। अब यहाँ दोनों के हेड कॉन्साइड कर रहे हैं, ऑपोजिट ऑर्डर कैसे होगा? हम यहां से यहां आए तो आप फिर यहां बनाते तो सही होता, लेकिन बी वेक्टर ऐसा है ही नहीं, बी वेक्टर तो कैसा है, ऐसा है, ऑर्डर, समझ रहे हैं, इसलिए ऑर्डर। अगर आप ऐसे बना दो, ये बना दिया मैंने, ये अभी ऑर्डर में है, टेल टू हेड, टेल टू हेड, बट ये बी वेक्टर नहीं है, ये माइनस बी वेक्टर, समझ गए? वो जो आप माइनस अभी बोल रहे थे ना, वो हो जाएगा, तो हो गए बाउंड। आप कुछ भी सोचेंगे ना, कुछ ना कुछ गलत होगा, और सही क्या होगा, वन एंड ओनली यूनिक है, ये चेंज कर ही नहीं सकते। सोच रहे हैं ये अच्छी बात है, ताकि आपको आगे कभी कंफ्यूजन नहीं हो, सारे अभी बात कर लो तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा ए वेक्टर की डायरेक्शन को बढ़ाया, जो एक्चुअल में नहीं है उसको डॉटेड दिखाते हैं। एक्चुअल में वेक्टर कहां से कहां तक है, ओ से लेकर पी तक ए वेक्टर, बाकी मैंने डायरेक्शन को दिखाया है। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन पर बी वेक्टर के हेड से नॉर्मल ड्रॉ किया है, दिख रहा है ना, क्या है, क्यू एन, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल सा यहाँ दिख गया है, पी एन क्यू, वेयर राइट एंगल एट एन, पी एन क्यू वेयर राइट एंगल एट एन। मुझे बताइए ओपी क्या है, जल्दी, ओपी क्या है? हाँ, अब सही बोले, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सही बात है, किसी भी वेक्टर की लेंथ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ओके। इसी तरह से आप बता सकते हैं पी क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, अगर आप ए पर वेक्टर अप्लाई कर दिया ऑलरेडी तो उस पर मॉड अप्लाई करो, और दिस इज ऑल्सो ट्रू, दोनों ही क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। चलिए, तो ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात। हमें इस टॉपिक में मेनली करना क्या है, मेनली हमें ए वेक्टर बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करना है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड थीटा, इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड एंगल बिटवीन देम, इन तीनों की टर्म में हमें क्या पता करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, देन डायरेक्शन ऑफ आर ऑल्सो। यहां पर मैं लिख देता हूं लेट एल्फा। तो एल्फा क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है ना, जब एंगल पता लग जाता है तो हमें क्या पता लग जाता है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है आर वेक्टर, ये पता लग जाना तो क्या पता लग गया, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड पता लगाएंगे आर का, डायरेक्शन पता लगाएंगे आर की, इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री। ये नोन क्वांटिटीज होती है, आपको ए गिवन है, बी गिवन है, उनके बीच का एंगल गिवन है, और आपको उनका रिजल्टेंट वेक्टर पता लगाना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये तो हमारा एम है, इसके लिए हमने डायग्राम रेडी कर दिया है, डायग्राम रेडी कर दिया। यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तो है पी एन क्यू छोटा है, एक है ओ एन क्यू बड़ा है, दोनों देख लिए है ना, पी एन क्यू, और दूसरा है ओ एन क्यू, ठीक है, ओके। एन ट्राइंगल पी एन क्यू, तो इस ट्राइंगल पी एन क्यू में आपको बेस हाइपोटेनियस सब कुछ चेक कर लेने हैं। तो 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है पता है आपको, एंगल के अपोजिट और जो बचा हो, तो सही है, पी बी एच। इस राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले कॉस देख लो आप, रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कॉस क्या होगा, तो हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक बात, सही बात है।
तो बेस इक्वल टू क्या आ गया, Pn इक्वल टू PQ cos थीटा, दैट मीन्स Pn इक्वल टू B cos थीटा। कोई दिक्कत? अभी आपने कहा था ना Pn, सॉरी यहाँ पर ये Pn इक्वल टू, तो ठीक है, सही है, PQ की वैल्यू B है ना, बिल्कुल ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर B। cos से हमारा एक इक्वेशन सामने है। अगर हम सेम राइट एंगल ट्राइंगल में नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ले, तो साइन क्या होता है, बोलिए। ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक है। तो मैं जो मेन हमें काम करना है उसका रॉ मटेरियल कलेक्ट कर रहा हूं, ये काम आएगा आगे, इसलिए पहले से कलेक्ट करके रख देते हैं। ओके, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एन क्यू नहीं, एन क्यू परपेंडिकुलर, चलिए ठीक है, एन क्यू इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, दैट मीन्स एन क्यू इक्वल टू बी साइन थीटा, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपने कॉस से Pn पता लगा लिया, इस राइट एंगल ट्राइंगल साइन से आपने एन क्यू पता लगा लिया, ये बेस पता लगा लिया और ये परपेंडिकुलर पता लगा लिया। इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस पता लगाया, इस राइट एंगल ट्राइंगल का साइन सॉरी परपेंडिकुलर पता लगा लिया, ठीक है ना। अब देखिए हमारा एम क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर पता करना, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन पता करना है। तो स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल को यूज ले लिया, इसका काम कंप्लीट। स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल पी एन क्यू का रोल खत्म। अब किसका रोल स्टार्ट होगा, ओ एन क्यू का, इस राइट एंगल ट्राइंगल का। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज लेनी है, पाइथागोरस थ्योरम समझते हैं ना। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, चेक करो पाइथागोरस थ्योरम। ओ क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, है ना, ओ क्यू क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो है। चलिए ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू एन, ओ एन स्क्वायर को मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर रहा हूं, देख लो डायग्राम को और देख लो एक्सप्रेशन को। तो ओपी प्लस पी एन, ओपी प्लस पी एन, ओ एन को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। अब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ओपी स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर प्लस 2 OP पी एन, हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस एन क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन क्यू स्क्वायर हो गया। अब डायग्राम को देखकर, इक्वेशन 1 को देखकर, इक्वेशन 2 को देखकर वैल्यू पुट करनी। तो मैं ओ क्यू के प्लेस पर लिख रहा हूं आर स्क्वायर। ओ क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ओपी के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, ए स्क्वायर। पीएन की वैल्यू इक्वेशन 1 से 2 से किससे, 1 से, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2 एज इट इज। ओपी के प्लेस पर ए, पीएन के प्लेस पर बी कॉस थीटा, एनक्यू के प्लेस पर इक्वेशन 2 से, देख लो आप, एनक्यू के प्लेस पर इक्वेशन 2 से आप क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो गया काम। अब मैं जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं उनको देखो, टर्म 2, टर्म 4, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, कुछ कॉमन आ रहा है और वो कुछ क्या, बी स्क्वायर। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो सेकंड टर्म फोर्थ टर्म में से बी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर जो आ रहा है उसका सम होता है 1, है ना, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। और थर्ड टर्म आप एज इट इज लिख सकते हैं 2ab cos थीटा, है ना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो एक बहुत बहुत यूजफुल फॉर्मूला आपके सामने है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। और जो हमने पहले से प्रॉमिस किया था ना वो पूरा भी किया है, ए बी थीटा इन 3 नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में अननोन को पता कर लेते हैं इस फॉर्मूले को यूज लेकर।
है ना। और इसमें थीटा का रोल दिखाई दे रहा है। अगर थीटा 0 डिग्री हो, आर मैक्सिमम होगा। थोड़ा देख लो, अगर थीटा 0 डिग्री हो, आर मैक्सिमम होगा। आर मैक्सिमम क्या होगा? ए प्लस बी। कैसे होगा ए प्लस बी? क्योंकि जैसे ही आप थीटा 0 डिग्री सोच लेते हैं, cos 0 1, और अब ये अंदर क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, तो आर मैक्सिमम क्या होता है? ए प्लस बी। ओके, जब थीटा 180 डिग्री होता है तब आर मिनिमम होता है। आर मिनिमम क्या होता है? ए माइनस बी। क्योंकि cos 180 की वैल्यू -1 होगी, तो होल स्क्वायर भी ए माइनस बी का बनेगा, है ना। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो आप बताओ आर क्या होगा? ना मिनिमम ना मैक्सिमम, इन बिटवीन क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली टर्म ही 0 हो जाएगी। तो खैर ये तो सब स्पेशल केस मैंने आपको थोड़ा ऑरली बताया, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन जब देखेंगे तब देखेंगे। दो काम हमें करने थे, एक कर दिया। कौन से दो काम? दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करना था, कर लिया। अब डायरेक्शन भी पता करनी है, डायरेक्शन भी पता करनी है, अल्फा। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है उसका भी पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएं? तो इस ही ट्राइंगल में आप tan अल्फा ले लो, बात खत्म। बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल है ONQ, इसमें जब आप tan अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हैं तो आपको सीक्वेंस भी दिमाग में फिक्स हो जाए। छोटे ट्राइंगल में आपने पहले साइन लिया था, देन cos थीटा लिया था। बड़े वाले ट्राइंगल में कौन सा लेना है? tan अल्फा। तो जब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में tan अल्फा रेशो लिखे तो वो क्या होगा? देखें डायग्राम से, बोलिए। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका मतलब NQ अपॉन ON, इसका बेस कौन है? ON, ठीक बात। और देखें tan अल्फा इक्वल टू NQ अपॉन OP प्लस PN, है ना। सही लिखा मैंने? वही स्प्लिट किया ना, जैसे यहाँ किया था ON को OP प्लस PN, वैसे ON को यहाँ क्या कर दिया? OP प्लस PN। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो देखें क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। NQ के प्लेस पर याद है कुछ? B साइन थीटा। NQ के प्लेस पर B साइन थीटा, सेकंड इक्वेशन दिखी थी अभी, यहाँ भी लिखा था ना। किसके प्लेस पर? NQ के प्लेस पर। NQ के प्लेस पर क्या लिखा था? B साइन थीटा, है ना, वहां भी लिख दिया। नीचे OP के प्लेस पर इसका मैग्नीट्यूड, और PN के प्लेस पर B cos थीटा। इस तरह से आपको इस फॉर्मूले से डायरेक्शन पता लगती है। tan अल्फा पता लगना मतलब डायरेक्शन पता लगना। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स करके भी लिखते हैं, और इसे ही फाइनल एक्सप्रेशन कहा जाता है, साइन थीटा अपॉन A प्लस बी कॉस थीटा। और आप थोड़ा ध्यान दें, A B थीटा, इन तीनों की टर्म में आपको अल्फा पता लगता है। अल्फा मतलब डायरेक्शन। तो ये दो रिजल्ट है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लोकल स्कूल एग्जाम में, है ना। और ये रिजल्ट्स अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत बहुत यूजफुल हैं। यहाँ पर ये जो थीटा है ना, थीटा, ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, वेयर वी कंसीडर A इन हॉरिजॉन्टल, है ना, समझ रहे। और अल्फा एंगल है कहां से? ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का है, समझ रहे। तो ये अल्फा किसके बीच का एंगल है? ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। तो देखो ए कहां पर है? ए की जगह है B साइन थीटा, A प्लस बी कॉस थीटा। ये इसलिए बता रहा हूं, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको दो वेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे, उनके बीच का एंगल भी दे देंगे, है ना। आप रिजल्टेंट किस वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किसके बेसिस पर बता रहे हैं? तो हम इस फॉर्मूले में रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए वेक्टर के बेस पर बता रहे हैं। ए वेक्टर के बेस पर अल्फा कहां से लिया है? ए की डायरेक्शन से। तब ए कहां पर है देख लो आप, फॉर्मूले में ए कहां पर है देख लो, है ना। अगर हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन बी से बता रहे होते तब यहाँ पर गेम चेंज हो जाता, ए के प्लेस पर बी, बी के प्लेस पर ए हो जाता, है ना। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं।
हम फॉर्मूलाज तक पहुंचे कैसे? डायग्राम से। डायग्राम में एक स्मॉल रेक्टेंगल ट्रायंगल था पी एन क्यू, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस से क्या क्या पता लगाया? पी एन पता लगाया और एन क्यू पता लगाया, इक्वेशन 1 2। देन बड़े वाले रेक्टेंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ तक पहुंचे। यहाँ पर O से लेकर N तक जो लेंथ है उसको डिवाइड करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है, ब्रेक करके लिखना पड़ता है, OP प्लस PN। देन इसका होल स्क्वायर ओपन किया था, वैल्यूज पुट की, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म से b स्क्वायर कॉमन आ रहा था, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो गया, अंडर रूट किया, एक्सप्रेशन आपके सामने। मैंने कुछ स्पेशल केसेस भी बता दिए, और जब ट्रायंगल लॉ बता रहा था तब मैंने एंगल का रोल डायग्राम से भी बताया कि एंगल अगर स्मॉल होता जाता है तो आर का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, एंगल जैसे जैसे बढ़ता है आर का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है, डायरेक्शन चेंज होती जाती है। ठीक है, तो ये कहानी है ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन की। एक ही लॉ नहीं है, वी हैव 3 लॉज, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, देन पॉलीगॉन लॉ। इनमें कोई डेरिवेशन नहीं है, बस डायग्राम और स्टेटमेंट है, वो समझना है आपको। जो नोट्स मैंने सेंड किए आप समझ रहे हैं, देन उनको लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपका ब्रेन काफी कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा। जो जो बातें बताई है वो सब कुछ नोट्स में एज इट इज मिलेगा। हो सकता है सिंबल चेंज हो, जैसे मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, मैंने एन पॉइंट का, हो सकता है वहां कुछ और लिखा हुआ हो, एम लिखा हुआ हो या सी लिखा हुआ, कुछ सिंबल्स से आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। ओके, तो एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम क्या होता है? दिमाग में पिक्चर है क्लियर? एक तो होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में तो सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है ना। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है बट एंगल्स 90 नहीं होते हैं इन जनरल, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एक पैरेललोग्राम आपको दिखाऊं तो पैरेललोग्राम को आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, है ना। ऐसा कुछ होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पर इस साइड को मैं कह देता हूँ O, इस कॉमन पॉइंट से एक वेक्टर मैंने इधर दिखा दिया, वेक्टर A, और इसी कॉमन पॉइंट O से दूसरा वेक्टर मैंने इधर दिखा दिया, वेक्टर B, और इनके बीच का एंगल भी बता दिया, थीटा। ये वही दो वेक्टर है जो ट्रायंगल लॉ में यूज किए, देखा, वेक्टर A, वेक्टर B। तो वेक्टर A, वेक्टर B को हमने इस तरह से फिट किया है पैरेललोग्राम की कौन सी साइड्स के साथ? एडजेसेंट साइड्स होती है ना, एक तो होती है अपोजिट साइड्स, एक होती है एडजेसेंट साइड्स। तो ये साइड और ये साइड कैसी साइड? एडजेसेंट, ऐड हुई हुई है, जॉइंट है कहीं पर। तो स्टेटमेंट की बात तो बाद में करेंगे, पहले ये पैरेललोग्राम लॉ काम कैसे करता है वो देख लो। तो वेक्टर A, वेक्टर B के बीच का एंगल आपको दिख रहा है। यहाँ पर ये जो है इसको आप क्या कहते हैं? डायगोनल, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। Diagonal of parallelogram always represents the magnitude and direction of the resultant vector. That's it. ट्राइंगल लॉ में इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, आप देखिए ना। तो इस बी वेक्टर को अगर मैं यहां पहुंचा दूं तो बन गया ट्राइंगल लॉ, हो गया ना ट्राइंगल लॉ। और इस बी वेक्टर को आप यहां नहीं करके यहां करते हैं तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, काम वही करते हैं दोनों, क्योंकि हमारे आर पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप बी को यहां से यहां करो या बी को यहां से यहां करो, ना आर का मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना आर की डायरेक्शन चेंज होती है। इसका मतलब जो काम ट्राइंगल लॉ करता है वो पैरेललोग्राम लॉ भी कर देता है ना। अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का ये वाला एंगल चेंज करूं तो देखिए पैरेललोग्राम आप कैसे कैसे बना सकते हैं। ये लीजिए, ये बी वेक्टर और ये ए वेक्टर, इस बार एंगल थोड़ा मैंने कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो मैग्नीट्यूड में ज्यादा हो जाएगा। ये तो डायग्राम ही छोटा बनाया तो ए बी और ये, तो और एंगल ज्यादा करें थोड़ा सा, ये लीजिए, किसके बीच का एंगल? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर
एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। एंगल थोड़ा ज्यादा कर दिया, 90 डिग्री से भी ज्यादा है ये थीटा एंगल, तो आप देखेंगे जो रिजल्टेंट है वो छोटा होता जाएगा, छोटा होता है, समझ रहे हैं? तो जो काम ट्रायंगल लॉ करता है वही पैरेललोग्राम लॉ भी करता है। इन दोनों के बीच में एंगल जैसे जैसे इंक्रीज होगा डायगोनल छोटा होता जाएगा, और वो डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करता है? रिजल्टेंट वेक्टर को, है ना? तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है आप सुनिए। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हेन magnitude and direction of two vectors represented by adjacent sides of a parallelogram, adjacent sides of a parallelogram which starts from a common point, then the diagonal of the parallelogram always represents magnitude and direction of the resultant vector. तो a वेक्टर b वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करें, या a वेक्टर b वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायगोनल की एडजेसेंट साइड से। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जो डायगोनल होगा कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होने वाला डायगोनल, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? उनके रिजल्टेंट वेक्टर को। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद आएगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट टू ट्रायंगल लॉ से आप दो वेक्टर्स का सम करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से भी आप दो वेक्टर्स का ही सम करते हैं। देन अब जो हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें आप दो से ज्यादा वेक्टर्स का भी सम कर सकते हैं, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना? तो वहां ओनली स्टेटमेंट है, यहाँ भी ओनली स्टेटमेंट है। तो आप जब नोट्स पढ़ें तो थोड़ा सा ध्यान दें, लैंग्वेज 2-3 बार पढ़ें, लर्न करने की कोशिश करें, जो मैंने कहा वही उसमें है, ठीक है? क्या कुछ कह रहे? हाँ, एडजेसेंट साइड्स, कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों ही वेक्टर, ए वेक्टर भी बी वेक्टर भी। बिल्कुल सही है, डिफरेंस यही है, डिफरेंस यही है ना? वहां तो हम कहते हैं ना ऑर्डर और ये वो, यहाँ ऑर्डर ऑर्डर नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं एडजेसेंट साइड्स स्टार्ट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, देन द डायगोनल व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट रिप्रेजेंट्स देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो ये डिफरेंस है। तो एरोस का ही तो इंपॉर्टेंस होता है वेक्टर्स। हमने जिन दो वेक्टर्स को ऐड किया, हमने ना उनकी डायरेक्शन चेंज की ना मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर ऐसा ही था, ऐसा ही रखा, बी वेक्टर ऐसा था, उसको ऐसे ही रखा, ना उसका डायरेक्शन चेंज किया ना उसका मैग्नीट्यूड। और अब हमें पैरेललोग्राम क्या दिखा रहा है? उसका रिजल्टेंट वेक्टर। और अलग अलग डायग्राम बनाकर भी मैंने दिखाया, जब हम एंगल को छोटा या बड़ा करते हैं तो आर की वैल्यू पर, आर के मैग्नीट्यूड पर डिफरेंस आता है ना? तो ये दोनों तो मुझे सेम ही लगते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं। पॉलीगॉन लॉ अलग है ना, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मैं आपको 4 वेक्टर्स का सम करके दिखाता हूं। सबसे पहले कुछ भी आप ले लें, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, सबका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, सबकी कुछ अलग डायरेक्शन है। अब पॉलीगॉन लॉ में जो ट्रायंगल लॉ का रूल था वो थोड़ा सा यूज आता है, थोड़ा सा। क्या? फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड की टेल, सेकंड के हेड से थर्ड की टेल, थर्ड के हेड से फोर्थ की टेल, तो ऑर्डर हो जाता है ऑर्डर में। तो देखिए, अब हम इन सभी वेक्टर्स को एक पॉलीगॉन की साइड में फिट करेंगे, ओपन पॉलीगॉन बनाएंगे। देखिए कैसे, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को आपने मेजरमेंट करके यहाँ पर फिट कर दिया नई जगह, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। वही है, बी वेक्टर को जैसी डायरेक्शन है, जैसा मैग्नीट्यूड है, यहाँ फिट कर देते। तो ये लीजिए, बी वेक्टर यहाँ पर आ चुका है, आ चुका है, देख रहे हैं ना? फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का टेल कोइंसाइड कर रहा है। अब इसका नंबर लेते हैं। सी वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज किए बिना इसको आप यहां पहुंचा दें, दिस इज सी वेक्टर। अब लास्ट डी वेक्टर, डी वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए आप यहां पहुंचा दें, इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग हमने कंप्लीट कर दी, बन गया ओपन पॉलीगॉन। इस ओपन पॉलीगॉन को क्लोज करने वाली फाइनल साइड जो होगी, क्लोजिंग साइड बोलते हैं उसको,
और वो लेते हैं ऑपोजिट ऑर्डर। अगर मैं इस डायरेक्शन में कर दूं तो ये तो ऑर्डर हो जाएगा, है ना। बट रिजल्टेंट वेक्टर को कौन रिप्रेजेंट करता है? अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द क्लोजिंग साइड रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द 4 वेक्टर्स। इन 4 वेक्टर्स का रिजल्टेंट है ये। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को ये दोनों को बता रहा है। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है? अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, व्हेन मैग्नीट्यूड and directions of more than 2 vectors represented by sides of a polygon in a order, represented by sides of a polygon in a order, then the closing side in opposite order represents their resultant vector. Closing side in opposite order represents their resultant. तो लर्न करने में पॉलीगॉन लॉ थोड़ा सा इजी लगता है, और इसका कोई मैथमेटिकल वर्क एक्स्ट्रा है नहीं, जो है वो यही है ना। तो 2 से ज्यादा वेक्टर्स हो तब पॉलीगॉन लॉ, और 2 ही हो तो 2 ऑप्शन है आपके पास, आइदर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, है ना। तो 4th चैप्टर के ये मतलब एक तो यूटिलाइज करें 10 मिनट्स का। थोड़ा मुझे दिखा दो एक बार वॉच, कितना क्या दिख रहा है? 51 है ना, 9 मिनट्स। चलिए 10 मिनट्स अप्रॉक्स हैं। तो एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है इस चैप्टर में, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसकी कहानी मैं स्टार्ट तो आज कर देता हूँ, है ना। अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो जो हम क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं उसमें, है ना, जब कोई बैट्समैन 6 अप्लाई करता है तो उसकी ट्रेजेक्टरी दिखाते हैं पाथ की, ग्रीन कलर में, रेड कलर में, है ना, व्हाइट कलर में ट्रेजेक्टरी दिखाते हैं। या आप खुद अपने हाथ में एक, है ना, बॉल ले लें, या बहुत बड़ा ग्राउंड है, स्टोन ले लिया एक, आप यहाँ पर, आपकी पोजीशन है ओ, आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कुछ एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में आपने बॉल को थ्रो किया था। बट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी बॉल इस पाथ को ट्रेवल कर नहीं पाती है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। आपने जिस डायरेक्शन में थ्रो किया ना, उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कंटिन्यू जाता नहीं रहेगा, ग्रेविटी उसका पाथ बेंड कर देगी। आपको भी पता है, वापस लौट कर आएगा ग्राउंड पर, तो वो उसका पाथ एक्चुअल में कैसा हो जाता है? आपने इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया था, अब उसका एक्चुअल पाथ कैसा हो जाता है? वो कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये जो पाथ है, आप ग्रेविटी उसका पाथ बेंड कर देती है। आप जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड होती है। तो ये जो पाथ आपको दिख रहा है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं? ये तो है ट्रेजेक्टरी, है ना, पैराबोलिक पाथ बोलते हैं इसको। और बॉडी का जो मोशन हो रहा है इस पाथ में, तो इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्ट किया बॉडी को, और ग्रेविटी उसका पाथ बेंड कर देती है। और ये जो पाथ है, ये एक प्लेन में तो है ही, मार्कर बोर्ड एक प्लेन है, इस मार्कर बोर्ड के प्लेन में मैंने आराम से बना दिया इसको, बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब ये पाथ कैसा है? इन अ प्लेन, एक प्लेन में है, और इस प्लेन में ग्रेविटी के अंदर जो मोशन हो रहा है, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। डेफिनेशन कुछ अलग है। व्हेन, सुनिए डेफिनेशन, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हमने थ्रो कर दिया, व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड with some velocity, then the body moves in a parabolic path under gravity. Then the body moves in a parabolic path under gravity. The motion of the body is called projectile motion. मैथमेटिक्स में स्टूडेंट पढ़ते हैं सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। कुछ फिगर्स होते हैं, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो इस प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है। तो हम डेफिनेशन में उस वर्ड को यूज लेते हैं ना, व्हेन अ बॉडी प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड
with some initial velocity, then the body moves in a parabolic path under gravity. The motion of the body is called projectile motion. तो डेफिनेशन तो शायद ही आपसे कोई पूछे, बट क्लियर होना चाहिए. अब इस टॉपिक में हम क्या क्या करेंगे कल वो सुनिए. हम ओ पॉइंट से बॉडी को रिलीज कर रहे हैं, ग्राउंड के किसी क्यू पॉइंट पर बॉडी फाइनली हिट करेगी. फर्स्ट टाइम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होना चाहिए बिल्कुल. तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के क्यू पॉइंट पर फाइनली बॉडी कभी हिट करेगी. लेट t इक्वल टू 0 पर आपने बॉडी को रिलीज किया था. एट t इक्वल टू कैपिटल T टाइम पर वो फर्स्ट टाइम ग्राउंड को हिट करती है. तो कैपिटल T होता है टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम तक बॉडी g के अंडर मोशन किया प्योरली, वो टाइम क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट. फ्लाइट. एक काम तो ये करेंगे, P से सॉरी O से Q तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट, सीधा डिस्प्लेसमेंट जो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. जो क्रिकेट में बैट्समैन 6 अप्लाई करते हैं ना, तो लिखा हुआ आता है ना 86 मीटर, 100 मीटर, 6 जो अप्लाई किया रेंज. वो फर्स्ट टाइम जब बॉल हिट करती है ग्राउंड को, बैट्समैन ने जहां से शॉट अप्लाई किया उस पॉइंट से फर्स्ट टाइम ग्राउंड को जहां हिट की, उसके बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल रेंज. अगर रेंज ज्यादा है तो 6 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. तो हम इसी टॉपिक में देखेंगे कि थीटा का कितना रोल है, कि बैट्समैन एंगल कितना ले ग्राउंड से ताकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो 6 की, है ना. वो भी आप देखेंगे, और वो एंगल 45 डिग्री ही होता है. आगे हम देखेंगे. ज्यादा एंगल लो तो भी गड़बड़ है, कम एंगल लो तो भी गड़बड़ है, कैच आउट हो सकता है. 45 डिग्री सेफेस्ट एंगल होता है. तो दो काम बता दिए मैंने, एक तो इसका पता लगाएंगे हम, एक इसका पता लगाएंगे. दूसरा, मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट का हाइट, ग्राउंड से टॉप मोस्ट पॉइंट का हाइट जो है, इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. और सबसे लास्ट में हम सबसे पहले हम पता लगाएंगे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल. अगर ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है, तो हम जानते हैं जब बॉडी स्पेस में मोशन करेगी तो उसके x और y कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे. x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, y बढ़ेगा. उसके बाद इस पॉइंट के बाद x y कोऑर्डिनेट कम होने लग जाएगा, बट x तो फिर भी इंक्रीज होता रहेगा. तो x और y कोऑर्डिनेट चेंज होते रहते हैं, होते रहते हैं. तो x, y, u, थीटा, g, इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज में एक रिलेशन डेराइव करेंगे. उस रिलेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, और वो पैराबोलिक होता है. 4 रिजल्ट्स डेराइव करेंगे. पहले सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पाथ डेराइव करेंगे, देन फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, देन रेंज, देन हाइट. 4 स्पेशल एक तरह से फॉर्मूलाज हम डेराइव करेंगे, है ना. तो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया प्रोजेक्टाइल होता क्या है. पैराबोला पाथ होता है जिसका नाम है, स्टैंडर्ड है ये. कॉनिक सेक्शन में मैथ में बच्चे पढ़ते हैं 11. किसी कॉन को आप किसी प्लेन से कट करते हैं ना, तो कौन कौन से शेप बन सकते हैं? सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला. उसमें एक होता है पैराबोला. नाम याद रखना है. बाकी फिजिक्स में मैथमेटिकली कुछ काम होगा नहीं पैराबोला का, बट नाम याद रखना है कि ये स्टैंडर्ड फिगर होता है पैराबोला. ठीक है. तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन पूछते हैं इसमें. आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं. उसमें तो दो कॉन्सेप्ट को मिक्सअप करके क्वेश्चन बनाते हैं, बट उनको तभी सॉल्व कर पाएंगे जब बेसिक चीजें बिल्कुल क्लियर हो. फिर तो आप 2 या 3 कॉन्सेप्ट को भी मिक्स कर दे तो भी सॉल्व कर दोगे, बट बेसिक कॉन्सेप्ट तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो काम आने ही आने. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन कर. ठीक है ना. आज हमने क्या किया? वेक्टर एडिशन, तीनों लॉस पढ़ लिए, ट्राइंगल लॉ का पूरा डेरिवेशन कर लिया. 5 मिनट्स हैं. चलिए फिर कल ही स्टार्ट करेंगे ना. यहाँ से मुझे बताना, यहीं से स्टार्ट करेंगे. ये कंप्लीट कल करेंगे. ठीक है. थैंक यू.